हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे पूर्वी तिमोर को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी? उत्तर है 2002। पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, जिसने हाल ही में अपना राष्ट्रपति चुनाव कराया है, को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। पूर्वी तिमोर तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जबकि द्वीप का पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है। 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाया गया था और जब 1975 में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को छोड़ा तो इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर पर आक्रमण किया और 2002 तक अपने 27वें प्रांत के रूप में कब्जा बनाए रखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी खबरों में रहने वाले अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? उत्तर है जेरूसलम। हाल ही में पास ओवर नामक यहूदी त्योहार के दौरान हुई हिंसा में 17 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए। यह घटना यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में हुई। इससे पहले इजरायली दंगा पुलिस के साथ झड़पों के दौरान कम से कम 152 फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी कौन हैं? उत्तर है एलजी मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति की और वह जनरल एम नरवणे का स्थान लेंगे। थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन आदि पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मगर किस प्रजाति का नाम है? उत्तर है मगरमच्छ। मगर या दलदली मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ हैं। वे पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी ईरान में पाए जाते हैं। भारत में वे मध्य गंगा बेसिन और चंबल बेसिन में अधिक पाए जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के जवाई बांध में 350 से अधिक मगरमच्छ मार्च और अप्रैल के महीनों में अत्यधिक और शुरुआती गर्मी के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय रेलवे पश्चिम राजस्थान में पानी पहुंचा रहा है क्योंकि कई जलाशय सूख गए हैं। जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी GCTM कहाँ स्थित है? उत्तर है जामनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, महानिदेशक WHO ने भाग लिया। इस केंद्र का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का डेटाबेस बनाना, पारंपरिक दवाओं के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण करना है। दोस्तों, अब हमारा आज का विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन। आखिर ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन देखा जा रहा है।
कुछ स्थान पर इस तत्व की अधिकता है तो वहीं कुछ जगहों पर इसकी कमी बनी हुई है। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके प्रमुख बिंदु हैं कमी के कारण। पहला बिंदु जो है वह है कमी के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और अन्य वैश्विक परिवर्तनों ने पौधों तथा रोगाणुओं में नाइट्रोजन की मांग में वृद्धि की है। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधों में CO2 का उच्च स्तर उनमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देता है। इस प्रकार पौधों में नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है। नाइट्रोजन के स्तर में गिरावट या कमी लाने वाले अन्य कारकों में मनागरी सहित ग्लोबल वार्मिंग शामिल है। विश्व के कई क्षेत्रों जहां लोग मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं, वहां से प्राप्त दीर्घकालिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं कि उन स्थानों पर नाइट्रोजन की उपलब्धता घट रही है जो पौधों और जानवरों के विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवाश्म ईंधन के दहन, नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उपयोग और अन्य गतिविधियों से पारिस्थितिक तंत्र में जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। अब इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोजन असंतुलन के परिणाम क्या होगा? तो पहला है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन के घटते स्तर या कमी को कीट के विनाश सर्वनाश से जोड़कर देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों के उपयोग, शाकनाशी, प्रकाश प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां, कृषि और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण हर साल पृथ्वी से लगभग 1 से 2% कीट समाप्त हो रहे हैं। इस परिघटना को कीट सर्वनाश कहा जाता है। यह टिड्डियों की कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ा सकता है। इसके अलावा कम नाइट्रोजन की उपलब्धता वातावरण से CO2 को अवशोषित करने की पौधे की क्षमता को सीमित कर सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों नाइट्रोजन की उच्च मात्रा। जब नदियों, अंतर्देशीय झीलों और पानी के तटीय निकायों में अत्यधिक नाइट्रोजन की मात्रा इकट्ठा हो जाती है तो यह कभी कभी यूट्रोफिकेशन का परिणाम हो सकती है, जिससे हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन की घटना हो सकती है तथा डेड जोन और मछलियों की मृत्यु तक हो सकती है। यूट्रोफिकेशन जब एक जल निकाय खनिजों और पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाती है तो शैवाल या शैवाल के अत्यधिक विकास को प्रेरित करती है। इस स्थिति में उपलब्ध जलीय ऑक्सीजन कम हो जाती है जिससे अन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। भूजल में नाइट्रोजन का उच्च स्तर मनुष्यों में आंत के कैंसर और गर्भपात जैसे समस्याओं से जुड़ा होता है और शिशुओं के लिए घातक हो सकता है। अब नाइट्रोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो नाइट्रोजन सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की 78% मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन जीवन के आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है जिनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA और कुछ विटामिन शामिल हैं। नाइट्रोजन अन्य जैविक रूपों से महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे एल्काइड और यूरिया में भी पाया जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है तथा जीवन के लिए यह सभी जीव सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। यद्यपि नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में वातावरण में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, किंतु जीवों द्वारा इसका उपभोग काफ़ी हद तक दुर्गम है, जिससे अक्सर कई पारिस्थितिक तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकता सीमित होती है। केवल जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस से अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है तो यह पौधों जैसे प्राथमिक उत्पादकों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। नाइट्रोजन गैस के प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिया हेतु नाइट्रोजन गैस। द्वितीय है नाइट्रीकरण, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्रेट
थर्ड है डिनाइट्रीकरण, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैसों में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन गैस को जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन अर्थात अमोनिया में परिवर्तन करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव मुक्त जीव होते हैं, जबकि अन्य सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जिन्हें प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेजबान के साथ घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एरोबिक जबकि अन्य अवायवीय होते हैं, जिसमें से कुछ प्रकाशपोषी होते हैं तथा कुछ अन्य रसायनपोषी होते हैं। प्रकाश के बजाय रसायन को उनकी ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना ही रसायनपोषी कहलाता है। इन सभी में एक समान एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे नाइट्रोजनेज कहा जाता है, जो N2 की कमी को NH3 यानी अमोनिया में उत्प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।